हेलो गाइस, आज हम लोग चैप्टर का फुल रिवीजन करने वाले हैं। मैं जानबूझ के इसे नोट से कर रहा हूँ जिससे आपको जब आगे नोट्स मिले तब आप उससे इजीली रिवाइज कर सके और कनेक्ट कर सके चीज़ें। सबसे पहले क्या है मैटर का डेफिनेशन, वो क्या था? एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैज़ मास एंड वॉल्यूम। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे आसपास हर एक जो चीज़ बनी है वो मैटर से बनी हुई है। इंडियन फिलोसोफर जो बहुत पहले के इंडियन फिलोसोफर्स थे उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में आइडेंटिफाई किया था। जैसे याद एक ट्रिक क्या थी, सेफ वाटर। ठीक है, तो क्या था, इसे पंचतत्व बोलते हैं, तो वो हो गया स्काई, एस फॉर सेफ का स्काई, एयर, फायर, अर्थ एंड वाटर। अब बेटा उनका ये कहना था कि हर एक चीज़ हमारे जो आसपास में भले लिविंग हो या नॉन लिविंग हो वो इन बेसिक 5 एलिमेंट से बनी हुई है। फिर हमारे मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने इसे रादर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिफ्रेंशिएट किया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्या किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और केमिकल पे एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। हम इस साल अच्छा इस चैप्टर में इस चैप्टर में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है हमारे दो, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। इसलिए 2 एक्सपेरिमेंट देखे थे, पार्टिकल से बनाए, उसके लिए क्या किया था, पानी का ग्लास, 100 ml वाटर, 1 चम्मच शुगर, देखा तो ग्लास का लेवल राइज नहीं हुआ, वाटर का लेवल राइज नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ, पानी के बीच में, हर पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस थी वहाँ पे जा जाके मेरे ये शुगर के पार्टिकल टूट टूट के बैठ गए थे। मतलब शुगर किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था, नेक्स्ट हमने देखा था अगर हम लोग एक ग्लास ले 100 ml का या टेस्ट ट्यूब ले, जो भी ये कहना है, उसमें 2-3 चलते ये चम्मच क्या था, 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसका फॉर्मूला क्या था, KMnO4 डाले तो ये डीप पर्पल कलर का होता है। फिर यहाँ से 10 ml निकाला मैंने, दूसरे टेस्ट ट्यूब में 90 ml जिसमें भरा हुआ पानी उसमें डाला, ऐसा मैंने 5-8 बार किया तो 8th टेस्ट ट्यूब में भी इसका कलर आता है, भले ही कलर फेड होना शुरू हो जाता है। मतलब क्या है, ये जो एक पार्टिकल था वो टूटता गया और छोटे छोटे पार्टिकल से बना, फिर वो आगे तक के वहाँ तक पहुँच पाया। मतलब दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर देखा था। पहले तो देखा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्पेस बिटवीन देम, इसलिए वो जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो समझ सकते थे। सेकंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी है। इसको समझने के लिए क्या, एक बर्निंग इंसेंस स्टिक, जिसे हम अगरबत्ती बोलते हैं, एक कोंटे में रख दीजिए, आपको दूसरे कोंटे तक की उसकी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। चलिए ठीक है। फिर देन पार्टिकल ऑफ मैटर शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब क्या था, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। तो इसके लिए अपन लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। पहले एक एक्टिविटी क्या देखा था, 2 ग्लास लिए थे, पानी डाला था, एक में अपन डाला था इंक, दूसरे में डाला था हनी, दोनों डिफ्यूज हो गए थे ना, इंक भी पूरा डिफ्यूज हो गया था, हनी भी हो गया था। सिर्फ इंक ज़्यादा जल्दी हुआ था, ज़्यादा हनी को ज़्यादा टाइम लगा था। मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफर करता है फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। दूसरे इसमें अपन ने क्या किया था, अगेन 2 कप लिए थे, मान लीजिए पानी डाला था, एक गर्म था एक ठंडा था, दोनों में पोटेशियम परमैंगनेट डाला, देखा दोनों में कलर आया बट फास्ट इसमें आया गर्म वाले में। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन भी हमारा बढ़ता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ना शुरू हो जाती है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, मतलब इन चीज में कोहिजन होता है। इसके लिए अपन ने क्या देखा था, एक एक्सपेरिमेंट सिंपल सा देखा था, चौक लिया था, क्या क्या लिया था अपन ने, चौक, आइस क्यूब और आयरन, तीनों को तोड़ा था। देखा सबसे इजीली कौन सा टूटा था, आइस, फिर चौक, और फिर सबसे चौक, फिर आइस और फिर आयरन। मतलब डिफरेंट जो सॉलिड्स है उसके बीच में कोहेजन फोर्स डिफरेंट रहता है। हमने कुछ एक क्वेश्चन देखा था, व्हाई डज द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे। ठीक है, ये डस द सॉरी वाई डस है, मैं डस पढ़ना था। ठीक है, तो बेटा हाँ हमारे दूर दूर तक पहुंच जाती है। रीजन क्या है बेटा, देखिए ये जो फूड का अरोमा के जो पार्टिकल्स होते हैं ये डिफ्यूज होते हैं एयर में और पहुंचते से हमारे नाक तक पहुंच जाते हैं। प्लस क्योंकि ये हॉट है तो इसमें और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए और जल्दी हमारे तक पहुंच जाते हैं। ये चीज़ था। फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर इनके अपने प्रॉपर्टीज के ऊपर डिफरेंशिएट किया था। सबसे पहले शेप, सॉलिड्स का फिक्स शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है और रिजिड होता है। ये लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता है, ये जिस कंटेनर में डालो उस कंटेनर का शेप ले लेता है, ये फ्लो कर सकता है। और गैसेस का भी फिक्स शेप नहीं होता है, ये भी फ्लो करता है। वॉल्यूम, सॉलिड्स का फिक्स होता है, लिक्विड का फिक्स होता है, पर गैस का फिक्स नहीं होता है। डिफ्यूजन सबसे कम सॉलिड में होता है, उससे ज़्यादा लिक्विड, उससे ज़्यादा गैस में होता है। लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों डिफ्यूज खुशी खुशी कर लेते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड में सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी होती है, उससे ज़्यादा लिक्विड, उससे ज़्यादा गैसेज में होती है। फिर नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड के पार्टिकल में सबसे कम, लिक्विड में उससे ज़्यादा और गैसेज में सबसे ज़्यादा। डेंसिटी, सॉलिड की सबसे ज़्यादा, लिक्विड की उससे कम और गैसेज की सबसे कम होती है। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के हमारे बुक में दिए हुए उसके हिसाब से देखा था, अ रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड।
हाँ सर, रबर बैंड वैसे हम स्ट्रेच करते हैं अपना शेप चेंज करता है, बट हम जैसे ही फोर्स हटाते हैं तो अपना शेप वापस से रीगेन कर लेता है, मगर शेप चेंज नहीं होता है। रादर अगर हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओ तो टूट जाएगा वो, तो वो सॉलिड अभी भी बचा है। नेक्स्ट आता, व्हेन शुगर एंड सॉल्ट आर केप्ट इन डिफरेंट जार दे टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड। बेटा देखो, अपन जिस कंटेनर में डालते उसका शेप लेता है, ये हम गलत सोच रहे हैं। अगर हम शुगर या सॉल्ट का पार्टिकल सोचे, एक एक पार्टिकल का शेप सेम है, वो हाथ में रखे, ग्लास में रखे, जार में रखे, स्पून में रखे, इसलिए वो अभी भी क्या है, हमारा सॉलिड ही है। इस स्पॉन्ज सॉलिड क्योंकि वो कंप्रेस तो होता है, बताइए। हाँ वो सॉलिड है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे पोर्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप रहती है, जब हम दबाते तो एयर रिलीज होती है, इसलिए वो अगर हमारा कंप्रेस हो जाता है। चलिए ठीक है। हाउ डज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हेल्प एक्वेटिक एनिमल्स? बेटा डिफ्यूजन होता है, उसी कारण से ऑक्सीजन वाटर के अंदर जा पाता है, जैसे वाटर के अंदर जा पाता है तो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स सांस ले पाते हैं, इस कारण से डिफ्यूजन एक्वेटिक एनिमल्स को हेल्प कर देता है। वाई डज द गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर? तो गैस मस्ती में इधर उधर झूमलते रहती है, इधर उधर भागती रहती है, वो एक दूसरे से भी टकराती है रैंडमली, प्लस वो जाके अपने वॉल के इसे कंटेनर के वॉल को भी टकराती है, क्योंकि वॉल को टकराती है तो फोर्स लगाती है, तो फोर्स डिवाइडेड बाय उतना एरिया हमें प्रेशर हमें देना शुरू कर देता है। ठीक है। लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड बट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। इसका रीजन क्या था? बेटा आइस एक यूनिक है जिसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसके बीच में स्पेसेस ज़्यादा है वाटर से, तो उसका अंदर उसकी डेंसिटी कम हो जाती है वाटर से, क्योंकि अब डेंसिटी वाटर से कम है इसलिए आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू करता है। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस शो? ये बताता है कि हमारा चलते ऑब्जेक्ट पार्टिकल से बना हुआ है, उसके बीच में स्पेस है, तभी तो आप उसको कट थ्रू कर पा रहे हो। वाई कैन अ बलून सेलर फिल लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? अब बेटा देखिए क्या होता है ना, हमारा सिलेंडर ऑफ गैस रहता है जो बलून वाला लेके घूमता है, उसमें एयर बहुत ज़्यादा हाईली कंप्रेस इसमें रखते हैं हम लोग, तो देखिए गैस का कंप्रेसिबिलिटी हो गया, ये वही चीज़ दिया हुआ है। लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस इनटू स्मॉल सिलेंडर्स एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है इससे। तो सिलेंडर कंटेन्स कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस, सो दैट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस इज प्रेजेंट इन द स्मॉल सिलेंडर विच कैन बी फिल्ड फॉर नंबर ऑफ बलून्स। मतलब समझिए इतने सारे सिलेंडर बाद वो कई सारे बलून्स को भरेगा, क्यों? बहुत गैस है जो कंप्रेस स्टेट में है, हाइड्रोजन गैस भरी जाती है मेजरली। चलिए ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चेंज ऑफ मैटर। मैटर का चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का स्टेट हम लोग दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, क्या? टेम्परेचर के साथ चेंज करके और प्रेशर के साथ चेंज कर सकते हैं। तो इन लोगों का इफेक्ट क्या होता है चीज़ों के ऊपर? तो देखिए पहले तो स्पेस ऑफ पार्टिकल्स को अगर हम चेंज करते हैं तो हमारा स्टेट चेंज होना शुरू होता है। स्पेस ऑफ पार्टिकल जैसे जैसे बढ़ेगा तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस आएगा, तो टेम्परेचर बढ़ता है स्पेस बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है स्पेस घटता है। ठीक है। नेक्स्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वैसे वैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस होगा, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पेस बढ़ना शुरू होती है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना कम होना शुरू होती है, या प्रेशर अगर बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वापस से बढ़ना शुरू हो जाता है। अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हम लोग होते हैं, तो वही चीज़ है, टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, प्रेशर अगर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी घट जाती है। चलिए ठीक है, ये सब चीज़ें ठीक है। अब अपन लोग प्रोसेस समझ रहे हैं कि हम लोगों का टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस के लिए। तो बेटा देखो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली बाइंड रहते हैं। अपन जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं मतलब उसी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं, अपन काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके बीच का घटता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है तो उसके बीच का स्पेसिंग, पार्टिकल से बीच का स्पेसिंग बढ़ता है। तो एक लेवल आती है जब स्पेसिंग इतना बढ़ जाता है कि सॉलिड अपने आप लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड पे कन्वर्ट होना शुरू होता है उसे क्या बोलते थे हम लोग? इसे बोलते थे डिफ्यूजन। ऐसे जो प्रोसेस था समझ लीजिए, जो प्रोसेस था में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते थे? मेल्टिंग बोलते थे या फ्यूजन बोलते थे। और ये जिस टेम्परेचर पे होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर या विदाउट प्रेशर वो चेंज किए, वो क्या हो जाता है? वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 है, 0 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में देखे तो 273 केल्विन होता है। चलिए ठीक है। अब देखिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है उसका मतलब उसका बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होने वाला है। ठीक है। अब देखो आप एक एक्सपेरिमेंट जो अपने को दिया हुआ था वो एक्सपेरिमेंट का बात की है कि जब मेल्ट होते रहता है आइस तो एक जगह पे आके टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो जाता है, फिर बाद में टेम्परेचर वापस बढ़ना शुरू होता है। वो 0 डिग्री था, ऐसा क्यों होता है? तब हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था। वो क्या बोला था कि जो हम लोग हीट देना शुरू करते हैं तो एक लेवल बाद वो हीट एनर्जी किस चीज़ को यूज़ करना शुरू करती है? उसके बीच के स्पेसिंग को बढ़ाने के लिए। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा नहीं पाती है इसलिए उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, समझा? तो ये होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्यों बोलते हैं? फ्यूजन मतलब तो आपको पता है सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करना, लेटेंट का मतलब हिडन। पहले माना जाता था कि ये एनर्जी जाके छुप गई है काय में, कंटेनर में।
अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर सॉलिड हमारा आइस ये मान लिया आइस एट 0 डिग्री है और वाटर एट 0 डिग्री है, तो किसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी? परफेक्ट, वाटर के पास ज़्यादा एनर्जी होगी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है बेटा। अगर मान लो इसका 100 जूल ऑफ एनर्जी थी वाटर एट 0 डिग्री के पास, अच्छा आइस एट 0 डिग्री के पास में, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में 20 डिग्री है, 20 जूल, सॉरी मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखिए मान लीजिए मेरा आइस है और ये वाटर है, इसके पास 20 जूल ऑफ 100 जूल ऑफ एनर्जी थी, तो इसको वाटर में कन्वर्ट होने के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेना पड़ेगा। मे बी वो कितना है, वो 20 है, तो ये 120, तो इसके पास में 120 जूल एनर्जी रहेगी, इसके पास में 100 जूल ऑफ एनर्जी रहेगी। कहाँ पे? 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। समझा ये चीज़ आप लोगों को? चलिए ठीक है। अब बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बेटा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा ये जो आगे का एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो हाथ कूल वूल जो होता है अपन आगे देख लेंगे, अपने को आगे भी है। नेक्स्ट एग्जैक्ट सेम चीज़ हमारी लिक्विड टू गैस में होती है, तो उसमें क्या दिया हुआ है? अगेन हम लोग अगर और एनर्जी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी, तो वो और काइनेटिक एनर्जी तो और कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब और ज़्यादा स्पेसेस, और ज़्यादा स्पेसेस का मतलब लिक्विड से वो गैस हो जाएगा। ये प्रोसेस जो लिक्विड से गैस हो रहा है इसे क्या बोलते हैं अपन लोग? इसे बोलते हैं बॉइलिंग। और ये जिस टेम्परेचर पे होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे क्या बोलते थे हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का क्या बॉइलिंग पॉइंट था? 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 273 केल्विन। अगेन जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा उसके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमारे ज़्यादा थे। एग्जैक्ट सेम एक्सपेरिमेंट किया तो अगेन 100 डिग्री पे आके वो रुक जाता था, फिर बाद में बढ़ता था। क्यों? सेम रीजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं, वेपराइजेशन। क्या सर? वो जो टेम्परेचर हम लोग यानी हीट एनर्जी जो दिए जा रहे थे, अब वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के काम में नहीं, उसके पीछे स्पेस बढ़ाने के काम में आती है। स्पेस बढ़ाने से क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ा नहीं पा रहा होता वो, मतलब हमारा टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। अगेन ऐसे ही समझू तो वाटर और गैस यानी स्ट्रीम में किसके पास ज़्यादा एनर्जी रहेगी एट 0 डिग्री? तो स्ट्रीम के पास रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका एक्स्ट्रा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी है, इसलिए हमें स्ट्रीम से ज़्यादा जल्दी बर्न होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगेन इसका एग्जाम्पल अपन लोग बाद में देख लेंगे। अब देखिए बेटा ये प्रोसेस दिया हुआ है, इसमें एक चीज़ बताई हुई है, अगर सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने में 200 जूल ऑफ एनर्जी मुझे देनी पड़ रही है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जैसी, तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए भी मुझे 200 जूल ऑफ एनर्जी लेनी पड़ेगी। अब देनी नहीं पड़ेगी भैया, अब लेनी पड़ेगी। मतलब क्या हो गया? एक सेकंड, तो मान लीजिए सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड करने में मुझे 20 या 200 जूल देनी पड़ रही है लिक्विड के लिए, तो लिक्विड से सॉलिड के लिए 200 जूल लेनी पड़ जाएगी। पहले देनी पड़ रही है, अब लेनी पड़ जाएगी, ठीक है ना? वही दिया हुआ है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ बेटा? चेंज इन प्रेशर। बेटा ये तो अपने को बहुत सिंपल लगता है, प्रेशर बढ़ाओ तो उसके बीच का स्पेसिंग कम होना शुरू होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है एंड काइनेटिक एनर्जी घटना शुरू हो जाता है। तो इससे लिक्विड गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है। यही अपन लोग सॉलिडिफिकेशन और लिक्विडिफिकेशन ऑफ गैस के लिए करते हैं, बट इसमें टेम्परेचर भी हमें कम करना पड़ता है। तो वही दिया हुआ है यहाँ पे, अप्लाइंग प्रेशर रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन हेल्प यू लिक्विफाई गैसेस। अब जो हमारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हम लोग हाई टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं, इस हाई प्रेशर पर स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सर प्रेशर कम होगा 1 atm से तो फट से वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड टू लिक्विड। मतलब वो जो सॉलिड था मेरा वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ये प्रोसेस को क्या बोलते थे याद है? सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड इज नोन एज सब्लिमेशन। सर यहाँ पे अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉलिड CO2 को हम लोग ड्राई आइस क्यों बोलते हैं? तो इसका वही रीजन है कि ये जो आइस होता है ये डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, यानी वेट हो ही नहीं पाता है वो, तो इसलिए उसे ड्राई आइस हम लोग बोलते हैं। अब बेटा ये जो चार्ट है, ये चार्ट प्लीज़ अच्छे से याद रखना है आपको। ये डायरेक्टली बनाने के लिए भी आ जाता है 2 मार्क का, प्लस इसके बीच में फिल इन द ब्लैंक्स जैसा भी आ जाता है। अपन जब नेक्स्ट लेक्चर में NCERT के क्वेश्चंस देखेंगे उसमें ये चीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं। फिर बेटा था इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या था? वही लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, सिर्फ डिफरेंस क्या था? इट वॉज हैपनिंग बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते थे, जैसे कि अगर हमने पानी को अनकवर्ड छोड़ा तो पानी फटफट कम होना, फटफट है कम होना शुरू हो जाता था। या फिर हम लोग कपड़ों को सुखाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पर थोड़ी आता है, बट स्टिल हमारे कपड़े सूखना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि क्या होता है जो वाटर या फिर मान लीजिए कोई भी लिक्विड के पार्टिकल्स है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी तो रहती है,
कुछ फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल के साथ ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके यहाँ से एस्केप होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वही चीज़ दिया हुआ यहाँ पे देख लीजिए, पार्टिकल्स ऑफ वाटर ऑलवेज मूविंग, दैट इज दे हैव काइनेटिक एनर्जी एंड दे आर नेवर एट रेस्ट। A small fraction of particles at the surface have higher kinetic energy. These break away from the force of attraction of other particles and converted into vapor. अब ये कंटिन्यूसली होते रहता है। अब अलग अलग फैक्टर्स जो इसे अफेक्ट करते हैं वो क्या है, सरफेस एरिया, उसके बाद पड़ेगा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड स्पीड। सबसे पहले सरफेस एरिया, जैसे जैसे हमारा सरफेस एरिया बढ़ता है ना, वैसे वैसे रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ता है। इसका एग्जाम्पल, हम लोग जो गीले कपड़े रहते हैं फैला के सुखाते हैं, पहला ये एग्जाम्पल हो गया। अपन एक चाइना डिश में रखा और एक टेस्ट ट्यूब में पानी रखा, इक्वल अमाउंट ऑफ पानी रखा, चाइना डिश का ज़्यादा जल्दी हो जाएगा इवापोरेट। फिर नेक्स्ट रेन के बाद में हमारे जो वेट रोड रहते हैं, क्योंकि फैला हुआ है पूरा पानी ऐसा फैल चुका है, तो जल्दी इवापोरेट हो जाता है। और हम जब चाय पीते हैं तब वो कप में पीते हैं कि सॉसर में पीते हैं, हम सॉसर में डालते हैं, क्यों, क्योंकि जल्दी ठंडी होना शुरू हो जाती है वो। ठीक है सर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ता है। ऐसा क्यों, बट टेम्परेचर का बढ़ा हुआ है तो ज़्यादा लोग क्या ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगी, तो जल्दी जल्दी एस्केप करना शुरू हो जाएगा। थर्ड है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन एयर। हमेशा एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, अभी कितनी क्वांटिटी में रहते हैं उसके हिसाब से ह्यूमिडिटी डिफाइन होती है। अगर बहुत कम है तो वो ड्राई एयर है, अगर बहुत ज़्यादा है तो वो डैम्प एयर है। तो अपने एयर जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी ही या वाटर मॉलिक्यूल्स ही होल्ड कर सकता है। तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी यानी पहले से ज़्यादा है तो ज़्यादा को नया होल्ड नहीं कर पाएगा। तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारा घटता है। ठीक है, अब ये इसी कारण से क्या होता है बेटा, डेजर्ट कूलर्स ड्राई डे के ऊपर ज़्यादा जल्दी ठंडा कर पाते हैं। क्यों, वो फटफट वाटर मॉलिक्यूल्स होल्ड कर पाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, जिसके कारण कूलिंग बढ़ेगा। अब रेट ऑफ इवेपोरेशन और कूलिंग कैसे कनेक्टेड है अपन आगे देखने ही वाले हैं। लास्ट वाला क्या है फैक्ट हमारा, विंड स्पीड। विंड स्पीड बढ़ती है तो अगेन हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ना शुरू होता है। क्यों, क्यों एयर को ले जाता है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आ चुका है हटते जाएगा हटते जाएगा हटते जाएगा, तो नए ड्राई एयर आते जाएगी, ड्राई एयर जाएगी तो वापस इवेपोरेशन हमारा बढ़ते रहेगा। इसी कारण से कई बार अगर हम रात को कपड़े सुखाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसे फैन के नीचे रख देते हैं। अब देखिए, अब हम लोग समझने वाले हैं कूलिंग बाय इवापोरेशन। तो देखिए, जब इवापोरेशन होता है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का इस्तेमाल होता है। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए। तो ये लिक्विड लाती कहाँ से, घर से तो लेके नहीं आती है, कहाँ से लाती है, जिस बॉडी के कॉन्टैक्ट में उस बॉडी से चूस लेती है। तो मतलब अगर मान लीजिए मेरे हाथ में कोई लिक्विड था जो इवापोरेट हो गया, तो इवापोरेट कैसे हुआ, उसने मेरे हाथ से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिया। अब मेरे हाथ ने अगर एनर्जी लूज की तो मेरा हाथ ठंडा हो जाएगा। तो उसी चीज़ का एग्जांपल्स दिया हुआ है कि अगर हमने अपने हाथ पे स्पिरिट, एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम रखा तो हमें ठंडा लगना शुरू होता है। सेम रीज़न जो बताया, हॉट समर डेज पे हम मटके में पानी भरते हैं। क्यों, कि मटके के अंदर बहुत छोटे 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 पोर्स होते हैं, उसमें से पानी बाहर निकलता है थोड़ा सा, जो इवापोरेट होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज़ करता है। वो कहाँ से लाता है, वो मटके में से लाता है और उसमें अटैच जो पानी है उसमें से लाता है। तो ये दोनों अपनी एनर्जी लूज करते हैं तो ये ठंडे हो जाते हैं। नेक्स्ट, लोग अपने घरों में या तो क्या कहते हैं छज्जे पे, सीलिंग पे या फ्लोर के ऊपर पानी स्प्रिंकल करते हैं गर्मी के समय। क्यों, अगेन वो इवापोरेशन होगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज़ करेगा, तो वो जो कॉन्टैक्ट में सरफेस है वो ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारी बॉडी का तरीका है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, वो स्वेट करती है। क्यों, अपन स्वेट करती है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज़ करके वो इवापोरेट होता है, तो अपनी बॉडी से वो हीट चूसता है। जब अपनी बॉडी से हीट चूस लेता है तो अपन ठंडा फील करना शुरू करते हैं। वैसे ही हम लोग गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, सेम रीज़न है उसका बेटा। कॉटन क्लोथ्स का क्या हो जाता है, वो अच्छे एब्जॉर्वर्स होते हैं हमारे वाटर के, तो स्वेट भी जल्दी एब्जॉर्व कर लेगा। जैसे स्वेट एब्जॉर्व करता है फिर वो इवापोरेट होता है तो हमारे कपड़े ठंडे होते हैं, जिसके कारण हम भी थोड़ा ठंडा फील करना शुरू कर लेते हैं। फिर ये दिया हुआ है वी सी रेन ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। वो क्यों, जो आइस कोल्ड वाटर है उसके ग्लास के इसमें क्या कहते हैं वेपर्स कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, जैसे वेपर्स कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं, और एनर्जी लूज करते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ग्लास पे चिपकना शुरू हो जाता है। फिर नेक्स्ट है बॉइलिंग और इवापोरेशन के बीच का डिफरेंस। इंपॉर्टेंट है बेटा, बॉइलिंग और इवापोरेशन का डेफिनेशन। बॉइलिंग क्या था, चेंजिंग ऑफ लिक्विड टू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और इवापोरेशन क्या था, वही बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आप कंबाइन कर सकते हैं। फिर क्या दिया हुआ है, बॉइलिंग इज बल्क फिनोमिना वेयर इवापोरेशन इज सरफेस फिनोमिना। फॉर लास्ट पॉइंट क्या है, बॉइलिंग इज मच क्विकर वेयर इवापोरेशन इज कंपैरेटिवली स्लोअर। बेटा देखिए, अब ये चैप्टर जो है मैंने आपको सिर्फ एक रिविजन दिया है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, आपको नोट जो मैंने दिया है उससे आप पढ़ सकते हैं। बस आप जितने रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस करेंगे उतना अच्छा होगा, उसके आंसर्स रेफर नहीं करने हमें, सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं। आई थिंक एक छोटी चीज़ मैंने मिस कर दी है, केल्विन और सेल्सियस के बीच का रिलेशन। तो केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, ये चीज़ मैंने मिस कर दी थी, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। ठीक है गाइस,
तो प्लीज़ ये होने के बाद में आप एक बार नोट्स अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, आपका चैप्टर अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। चलिए, थैंक यू गाइस।